समाजशास्त्र की इस घटना श्रृंखला में आज हम अपने वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे संदर्भ समूह। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी किसने? हाइमन ने प्रस्तुत की थी। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में विकसित की थी। इसका उपयोग उन्होंने स्कूल के बच्चों के अध्ययन के संदर्भ में किया था। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का व्यवहार उच्च वर्ग के आने वाले बच्चों के व्यवहार से मिलता जुलता था। निम्न वर्ग के बच्चे अपने समूह के अनुरूप व्यवहार नहीं करके एक ऐसे समूह के अनुरूप व्यवहार कर रहे थे जिसके वे सदस्य नहीं थे। हाइमन के अनुसार उच्च वर्ग वाले बच्चों का समूह निम्न वर्ग वाले बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य कर रहा था। हाइमन के शब्दों में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह हुआ। हाइमन के पश्चात कई मनोवैज्ञानिकों जैसे मुजफ्फर शरीफ न्यूकॉम्ब ने संदर्भ समूह के शब्द का प्रयोग किया, परंतु इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या का श्रेय आर के मार्टन को जाता है। निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हाइमन ने किया। विकसित किसने इसको और अधिक प्रसारित और विकसित किसने किया? तो मार्टन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है संदर्भ समूह एक समूह है जिसके लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। हाइमन ने संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप जैसे शब्द का प्रयोग किया। इसे संदर्भ समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समूह किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसे संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति न सिर्फ अपना एवं अपनी स्थिति का मूल्यांकन करता है बल्कि दूसरों की हैसियत का भी मूल्यांकन करता है। सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने किया? तो आर के मार्टन ने सकारात्मक और नकारात्मक समूह के बीच में अंतर किया। मार्टन ने सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह में अंतर स्थापित किया है। प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक न्यूकॉम्ब ने संदर्भ समूह सिद्धांत के क्षेत्र में सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह जैसी अवधारणा को प्रतिपादित किया। किसी व्यक्ति का सकारात्मक संदर्भ समूह वह समूह है जिसके प्रचलित नियम, कानून, मूल्य आदि को वह सही मानता है और उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करता है। नकारात्मक संदर्भ समूह निगेटिव रेफरेंस ग्रुप किसी व्यक्ति के लिए वह संदर्भ समूह है जिसके प्रचलित नियम है, कानून और मूल्य को वह न सिर्फ अस्वीकार करता है बल्कि प्रायः उस समूह के प्रचलित नियमों और मूल्यों के विपरीत नियम और मूल्यों को स्वयं मानता है या अपने समूहों में उसको प्रचारित करता है। मतलब जो उसके समूह की गतिविधियां हैं उनसे हटकर कोई एक्टिविटी करता है तो ये इसमें जाएगा, निगेटिव रेफरेंस ग्रुप में जाएगा। संदर्भ समूह को सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूहों में किसने वर्गीकृत किया? तो मार्टन ने किया है। नेक्स्ट देखिए, सापेक्षिक अभावबोध की अवधारणा किसने विकसित की? तो आर के मार्टन ने। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं। सापेक्षिक अभावबोध क्या है? संदर्भ समूह के संबंध में तुलनात्मक वंचन या अभाव की दशा अथवा सापेक्षिक अवबोध या सापेक्षिक वंचना इसे कहते हैं कि अवधारणाओं को आर के मार्टन का बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदान है। उन्होंने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर्स में तुलनात्मक अभाव की अवधारणा पर विशेष प्रकाश डाला है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि अमेरिका में जो विवाहित सिपाही थे वे अक्सर ये सोचते थे कि जो अविवाहित सिपाहियों की तुलना में उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता, क्योंकि अविवाहितों के बच्चे लड़के बच्चे नहीं होते और पत्नी नहीं होती, लेकिन वो विवाहित समझते हैं कि हम ज्यादा त्याग कर रहे हैं, हम बच्चे अपने छोड़े हुए हैं, अपनी पत्नी को परिवार छोड़े हुए हैं। उनको ऐसे सोचने का आधार यह था कि वे अपने पत्नी और बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे हुए हैं। देश की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही अपने पारिवारिक जीवन से वंचित रहना पड़ता था। संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो तुलनात्मक अभाव बोध से होता है।
सापेक्ष वंचना आधार है संदर्भ समूह सिद्धांत का। सापेक्ष वंचना से तात्पर्य ऐसे वंचन से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की तुलना में कुछ अभाव का अनुभव करता है, तब सापेक्ष वंचना होती है। यह संदर्भ समूह सिद्धांत का आधार होता है। आगे देखिए समिति। समिति क्या है? जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे समिति कहते हैं। जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तो क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। उसे जब गठित रूप में देखते हैं तो उसे क्या कह देंगे? समिति कहेंगे। परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे समिति कहा जाएगा। समिति कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं जिसे पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है। जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? उसे समिति कहा जाएगा। लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है संघ। कहलाता है संघ या समिति की रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार के समूहों को सदस्यता ऐच्छिक होती है। निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? तो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं समिति के। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति की विशेषता नहीं है? तो स्थायी प्रकृति ये विशेषता नहीं है, क्योंकि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। जैसे उद्देश्य पूर्ति हो जाती है वैसे ही वो समिति खत्म हो जाती है। जैसे इसका उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होते हैं, सहयोग होता है। तो समिति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्यक्तियों का समूह है, निश्चित उद्देश्य है, वैचार पूर्वक स्थापना है और निश्चित संगठन, औपचारिक नियम, सहयोग, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति और औपचारिक संबंध आदि। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समिति से संबंधित है ऐच्छिक सदस्यता। निम्न से कौन सा समिति नहीं है? तो गांव नहीं। व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल, विद्युत समाज, शिक्षक समिति, प्रार्थना समाज, मजदूर संगठन, परिवार कॉलेज, महिला संगठन, समाज सुधार संगठन, व्यायामशाला आदि समिति का उदाहरण है, जबकि गांव समुदाय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए ये तो है लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना और स्वैच्छिक सदस्यता, लेकिन आदर्श मानदंडों का अनुसरण ये नहीं करती समिति। संस्था में आदर्श मानदंडों का अनुसरण किया जाता है। शेष विशेषताएं समिति की हैं। नेक्स्ट देखिए, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम एवं कार्य प्रणाली होती, दोनों सही है हमारे इसमें। आगे देखिए, हम के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो ये हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। मैकायर और पेज ने कहा, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, अतः रिक्त स्थान में समिति होगा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह मैकायर और पेज ने कहा। हम समितियों के सदस्य देखिए कई बार पूछा गया है, तो मैकायर और पेज का आंसर होगा। हम समितियों के सदस्य, संस्थाओं के नहीं। इसकी व्याख्या देखिए, समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह। समिति क्या है? व्यक्तियों का संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों, विधि विधानों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। यही कारण है कि समिति मूर्त है जबकि संस्था अमूर्त है। इसे स्पष्ट करते हुए R.M. मैकाइवर और H.C. पेज ने कहा है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। वी बिलोंग टू एसोसिएशन नॉट टू इंस्टीट्यूशंस। विवाह, राज्य, विश्वविद्यालय, धर्म, महाविद्यालय, परिवार, जाति, अस्पताल, लोकसभा आदि संस्था हैं, किंतु इन्हें संगठित रूप में देखा जाए तो ये समिति भी है। आगे देखते हैं, हम समितियों के सदस्य, संस्थाओं के नहीं। तो मैकाइवर और पेज। हम समितियों, ये देखिए रिपीटेड कितनी बार है, समितियों के सदस्य, संस्थाओं के नहीं। फिर आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो टॉनिज ने किया। जेमिन शेफ्ट और जेसल शेफ्ट अवधारणा, जेमिन शेफ और जेसल शेफ्ट की अवधारणा का प्रयोग एफ टॉनिज ने 1887 में अपनी पुस्तक जेमिन शेफ एंड जेसल शेफ में किया। जर्मन भाषा में इन दोनों शब्दों का अर्थ समाजशास्त्र में क्रमशः समुदाय और समिति के रूप में किया जाता है। उन्होंने परंपरागत समाज को समुदाय और आधुनिक औद्योगिक समाज को समिति कहा। समुदाय के लिए जेमिन शेफ्ट और समिति के लिए जेसल शेफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया? एफ टॉनिज ने किया। निम्नलिखित में से जेमिन शेफ और जेसल शेफ्ट
या अवधारणाओं को प्रस्तुत किसने किया? तो टॉनीज ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति समिति नहीं होते, क्योंकि उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है ना, और कोई विधि विधान नहीं, तो इसमें श्रमिक संघ होता, वोट क्लब होगा, टेनिस क्लब होगा। पार्क में टहलने वाले व्यक्ति समितियों की विशेषता को प्रदर्शन नहीं करते, अतः वे किसी समिति का निर्माण नहीं करते, जबकि श्रमिक संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब समिति के उदाहरण है। प्राय देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय समिति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करना है, तो ये बोगार्डस ने परिभाषा दी। बोगार्डस ने क्या कहा कि बोगार्डस के अनुसार साधारणतः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है। एन एसोसिएशन इज यूजुअली a working together of people to achieve some purpose। जिन्सबर्ग के अनुसार समिति परस्पर संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य संगठन बना लेते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य और उद्देश्यों के लिए परस्पर संबद्ध होते हैं तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्यप्रणालियों और व्यवहारों के द्वारा संगठित रहते हैं। मैकइवर और पेज के अनुसार सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को समिति कहते हैं। क्या कहा? सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन क्या कहलाता है? समिति कहलाता है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने की समिति कहते हैं। ये किसने कहा? तो ये बोगार्डस ने कहा। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना, और इन्होंने क्या कहा था कि सामान्य रूप से किसी हित, और इन्होंने क्या कहा? उद्देश्य। बस ये इतना अंतर है। तो कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन, और इन्होंने संगठन कहा, और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों को मिलकर कार्य करना, ये समिति कहलाता है। ये बोगार्डस ने कहा। समिति सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा के विधि या साधन को इंगित करती है। ये मैकइवर और पेज कहते हैं। मैकइवर और पेज के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप में तो वह संस्था है। समिति से संस्था का पता चलता है, संस्था से कार्य प्रणाली और सेवा के तरीके या साधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो समिति का संबंध व्यक्तियों से है, बल्कि समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से, जिसके द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी व्याख्या है, समिति का संबंध व्यक्तियों से है जो कि मिलकर उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। संस्था समिति और कार्यप्रणालियों की संस्था पद्धति और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए, संस्था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संस्था। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बाजार है सामाजिक संस्था। समाजशास्त्री मानते हैं कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्गों द्वारा होता है, और इन अन्य संस्थाओं जैसे सामाजिक और तथा संरचनाओं से भी विशेष संबद्धता होती है। समाजशास्त्र इस विचार को अक्सर यह कहकर प्रकट करते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी हैं। प्रथम उदाहरण एक साप्ताहिक आदिवासी हाट तथा दूसरा एक पारंपरिक व्यापारिक समुदाय। भारत के औपनिवेशिक दौर में उसका लेन देन का नेटवर्क या तंत्र। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों से विकसित होकर तब परिपक्व हो जाती हैं जब वे विशिष्ट हो जाते हैं? तो ये समनर ने कहा। क्या कहा था समनर ने? अधिकांश संस्थाएं, समनर लिखते हैं कि संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, ये प्रथाएं बन जाती हैं। जब प्रथा में कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है तो ये लोकाचारों के रूप में विकसित होती हैं। इसके पश्चात व्यवहार में लाए गए जाने वाले नियमों, निर्धारित कार्यों और उपकरणों द्वारा लोकाचार और भी निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं। इससे एक ढांचा निर्मित होता है और इस प्रकार एक संपूर्ण
संस्था क्या होती है, बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का अर्थबोध कार्य कराता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने वास्तविक व्यवहार प्रतिमानों की अपेक्षा आदर्श नियम, मूल्यों और विधानों के समुच्चय को संस्था कहा है। इन समाज वैज्ञानिकों के मतानुसार संस्थाएं व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमाचारों और गतिविधियों के स्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान है, जिसमें सदस्यता निहित है। अतः संस्था एक प्रकार की महाप्रथा है, यानी कि सुपर कस्टम है, जिसमें अनेक जनरीतियां, रूढ़ियां और व्यवहार के प्रतिमान होते हैं, जो प्रमुख सामाजिक हितों की रक्षा करते हैं। परिवार, धर्म, राज्य, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सरकार, विवाह आदि संस्थाएं, किंतु इन्हें यदि संगठित रूप में देखा जाए तो ये समिति भी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है? तो कौन है वे? ये दोनों हमारे हैं, सरकार और राज्य दोनों। ए बी सही है, लेकिन विकल्प में ए को सही माना गया है। निम्नलिखित में कौन सा संस्था नहीं है? तो ये सी नहीं होगा। धर्म, विवाह, परिवार और जाति का उदाहरण है, तो ये किसका है? सामाजिक संस्थाओं का। निम्नलिखित में कौन सा संस्था है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, महाविद्यालय, विवाह, परिवार क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा समिति और संस्था दोनों में हो सकता है? इसका सही नहीं उत्तर। निम्नलिखित में संस्था किसे कहेंगे? तो संस्था किसे कहेंगे? परीक्षा प्रणाली को संस्था कहेंगे। समिति व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति बनाई जाती है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। इस दृष्टि से छात्र संघ, कांग्रेस तथा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड समिति एवं संस्था दोनों है, जबकि परीक्षा प्रणाली पूर्णतः एक संस्था है। कौन सा शब्द संस्था को व्यक्त नहीं करता है? तो संस्था नहीं करती है। समुदाय, समिति और सामाजिक समूहों में समानता पाई जाती है, जबकि संस्था कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था जिसके माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, इसमें सदस्यता प्राप्त नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? तो ये संस्था का उदाहरण कौन नहीं है? सम समूह नहीं है। विवाह, परिवार और नातेदारी ये हैं समरक्त समूह, सम समूह जिसे होमोजीनियस ग्रुप कहा जाता है, संस्था का उदाहरण नहीं है, जबकि परिवार, विवाह, नातेदारी संस्था के उदाहरण है। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। ये किसने कहा? तो किंग और कोलर ने कहा। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। किंग और कोलर, यह कथन किसका है? किंग और कोलर का है। समाज में विभिन्न कर्ताओं का समावेश होता है, जिसमें अंतःक्रिया होती है और अंतःक्रिया का भौतिक एवं पर्यावरण आधार होता है। प्रत्येक कर्ता अधिकतम संतुष्टि की ओर उन्मुख होता है। मतलब हर एक कर्ता चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? संतुष्टि मिले, और सार्वभौमिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तादात्म्य जनित आवश्यकताएं संरचनात्मक तत्वों के सह अस्तित्व के क्षेत्र का नियमन करती हैं। क्रिया के उन्मेष की प्रणाली तथा स्थिति जन्य तत्व जिनकी ओर क्रिया उन्मुख है, समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी थी? तो गॉफमैन दी थी। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जहां जीवन की बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत करते हैं, वहीं उनका मुख्य रूप से समाजीकरण होता है, जैसे सेना, जेल, आश्रम, पागलखाना, स्कूल एवं महाविद्यालय, छात्रावास। इसे गॉफमैन ने समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशंस कहा है। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक संस्था है? तो समाज में श्रम विभाजन।
आगमन और नियम के अनुसार भोजन तथा संपत्ति संबंधित या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। आर्थिक संस्थाओं की विशेषता इस प्रकार है। कौन है? श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण, उत्पादन, प्रबंधन, वितरण और विनिमय आदि व्यवस्था, व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्धता आदि। तो ये रहा हमारा, ये यहीं तक रहेगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समुदाय। अगर जो आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।